तो एक टाइप है जिसे मैं कहता हूं बाउंड्री वैल्यू टाइप। मतलब मैंने दो टेस्ट लिया तुम लोगों का, 100 और 100 मार्क्स का, एकदम बेसिक चीज है। मैंने बोला तुम्हारा जो मार्क्स है, तुम्हारा टोटल मार्क्स 200 है। इसका मतलब तुमने दोनों टेस्ट में कितना मार्क्स लेके आए हो? 100। क्योंकि एक भी अगर तुम 100 से कम लेते हो तो दूसरे वाले में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो 100 से ज्यादा हो जाता है। तो वैसे ही कुछ सम अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, याद है? π/2। साइन इनवर्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? π/2। मैं अगर कभी तुमसे पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई है, तो क्या अब तुम मुझे बोल पाओगे कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा? सेम लॉजिक है, ध्यान से देखो। π/2। बस 100 में विजुअलाइजेशन आसान है यहाँ पे, क्योंकि एक अगर π/2 से कम हुआ तो दूसरे को π/2 से जाना हो, तो इसके लिए π/2 और π/2 मतलब x का वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा, y का वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये तो बस मैंने समझाया था, ऊपर लिख लेना बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब बाउंड्री के वैल्यूज ये लेते हैं। अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3π, फाइंड xy प्लस yz प्लस zx। सॉल्यूशन। cos इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? पाई। तो cos इनवर्स y का भी मैक्सिमम वैल्यू पाई। और cos इनवर्स z का भी मैक्सिमम वैल्यू पाई। और क्वेश्चन में कह रहा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z 3π। तो ये कब होगा? cos इनवर्स x इक्वल टू पाई। तो सब ये तभी होगा अगर सब पाए है या नहीं? यस सर। क्योंकि सब बाउंड्री वैल्यू में लेना होगा, क्योंकि एक भी अगर पाई से कम हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। अब cos इनवर्स x पाई कब था? cos इनवर्स x तब पाया था जब x का वैल्यू -1 है। तो सिमिलरली y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? -1। z का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? -1। तो किसका वैल्यू निकालना है? xy प्लस yz प्लस zx। तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो पूछे, लिखना है तो लिखना। आगे चलो। यस यस सर। अब कुछ सम डायरेक्ट डोमेन रेंज के होते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y is equal to 3 sin inverse twice x minus 5। तो मुझे हेल्प करोगे? साइन इनवर्स का आर्गुमेंट कहां से कहां तक होना चाहिए डिफाइन होने के लिए? -π/2 से नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, गलत सुन रहे हो। आर्गुमेंट का मतलब t होता है, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। तुम पूरे इसका वैल्यू बोल रहे हो मुझे, मैं इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं t का वैल्यू पूछ रहा हूँ। साइन इनवर्स इसके ऊपर काम करता है, तो वो कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से 1। अगर वो -1 से 1 तक होगा तो ये कब डिफाइन होगा?
साइन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है? मैं आर्गुमेंट मतलब जिसके ऊपर वो काम कर रहा है क्या, y6 minus 5 उसे कहां से कहां तक लाई करना होगा? minus 1 से 1 तो ट्वाइस एक्स जो होगा वो 4 से लेके 6, तो x जो होगा 2 से लेके 6, तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल कहां से कहां तक? 2 से अब रेंज साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब क्योंकि तुमने तो मान लिया है ना कि डोमेन तुम्हारा -1 से 1 के बीच में, ये तो तुमने मान लिया है। अगर ये तुमने मान ही लिया है कि ट्वाइस एक्स माइनस 5 तुम्हारा -1 से 1 तक है, तो साइन इनवर्स जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा? साइन इनवर्स -1 से लेके कहां तक? साइन इनवर्स 1 तक। साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या था? minus -π/2 इज लेस देन साइन इनवर्स 2x। ये सब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अब किससे मल्टीप्लाई करना? 3 तो 3 ऑफ साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स माइनस 5 कहां से कहां तक होगा? -3 pi by 2 -3 π/2 से 2, हेंस इसका रेंज कहां से कहां तक आएगा? -3 pi by 2 से 3 -3 π/2 से लेके 3 π/2 तक। खेला खत्म। किसी को लिखने का मन है तो लिखो। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ डाउट है तो पूछो। आगे चलूं? yes sir. तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला खेला समझ जाओ। इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है, ये सब इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं अपने डोमेन में। जिसमें कॉस लगता है, जिसमें सी लगता है, वो सब डिक्रीजिंग है। जिसमें सी लगता है वो सब डिक्रीजिंग। आगे चलूं? yes sir. हाँ, ये तो लिखे गया। चलो, फाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, चलो तो कॉस इनवर्स जिसके ऊपर काम कर रहा है वो कहां से कहां तक होना चाहिए? कॉस इनवर्स जिसके ऊपर काम कर रहा है वो कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से 1 आर्गुमेंट -1 से 1 तो कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट है x² + 1/2x, ये -1 से 1 तक है। मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं x को, हाँ, इसलिए देखो मैं एक छोटा सा मैनिपुलेशन मार रहा हूं, क्योंकि x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर मैं जानता हूं मैं -1 = 2 = 1 को क्या ये लिख सकता हूं, mod t > 1, बात तो बराबर है। मतलब yes मैं ये लिखूं yes, या sir. ये लिखूं, अब ये सब चीजें जरा देखो, हाँ, ये सब चीजें दिमाग में याद रखो, बताऊंगा तभी तुम्हारे दिमाग में भी आएगा। सर क्या फायदा इससे? फायदा है ऊपर वाले में मॉड मीनिंगलेस है और नीचे वाले में जैसे मैंने मॉड लगाया तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मगर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं, तो एक चीज याद रखना होगा, x क्या नहीं हो सकता है? 0। 0. 2 mod x को इस साइड लेके आऊं, मगर मैं अभी से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि ये x स्क्वायर है, मगर मैं x स्क्वायर लिखूं या mod x स्क्वायर, बात Same है. सेम होगा। मतलब mod x -1 का होल स्क्वायर, देखो कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो ये स्टेटमेंट, किसी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये केवल एक ही चीज देगा, किसी का होल स्क्वायर। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज कह रहा है कि स्क्वायर इज आइदर नेगेटिव और 0। कहीं प्रॉब्लम है इस लैंग्वेज में? देखो कहीं प्रॉब्लम पकड़ कुछ एक चीज को, कोई एक चीज बेकार है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वही चीज तुम्हें पकड़ना है ना। तो इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तब क्या, केवल क्या देगा बोलो? का होल स्क्वायर 0, तो हेंस कितना देगा? mod x इज इक्वल टू कितना बोलो? 1। तो x का वैल्यू क्या मिला? -1। तो इसका मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे फंक्शन f ऑफ x मेरे पास था cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय ट्वाइस x, और मुझे इसका डोमेन मिला। डोमेन में केवल 2 ही वैल्यू मिला, -1 1। इसे मैं डिस्क्रीट सेट कहता हूँ। जब तुम्हें एक डिस्क्रीट सेट मिलता है तो रेंज तो तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई बोलेगा कैसे? डोमेन में केवल 2 ही पॉइंट है, डोमेन में केवल 2 ही पॉइंट है, 1 और -1, तो रेंज क्या होगा? क्या समझ में आ रहा है? अगर Yes, yes, डोमेन में केवल 2 ही पॉइंट है, -1 और 1, अगर डोमेन में पॉइंट है a b c, तो रेंज में क्या क्या पॉइंट हो सकता है? मैक्सिमम f ऑफ a, f ऑफ b और F of C. मतलब एकदम बच्चों वाला है कि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है। इसका डोमेन अगर मैं पूछूं 1 2 3 है, तो क्या इसका रेंज डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे? 1 4 1 से 9। तो यही काम किया ना, जो मैं बोल रहा हूँ वही तुमने किया है नहीं? Yes, sir. डिस्क्रीट सेट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स का वैल्यू निकालने से हो जाता है। तो अगर इसका डोमेन -1 1 है, तो रेंज क्या क्या होगा? f ऑफ -1 और क्या बोलो? F of 1. क्योंकि डोमेन में तो केवल 2 ही पॉइंट आया ना। देखो डोमेन में केवल 2 ही पॉइंट आया, प्लस -1। अब f ऑफ 1 निकाल लो यहाँ से। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया? cos इनवर्स 1 आता है, cos इनवर्स 1 0 था। f ऑफ -1 कितना आया? cos इनवर्स ऑफ -1 पाए था। तो इसके रेंज में केवल 2 ही वैल्यू रहेगा, 0 और क्या बोलो? Pi. तो ये लॉजिक समझ में आया? डोमेन अगर डिस्क्रीट सेट है तो रेंज निकालना वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चीज है, वैल्यू निकाल लो। किसी को लिखना है तो लिख लो। मैंने मॉड क्यों लिया, इस स्टेप में ध्यान दें, ये इस स्टेप में ध्यान दें, ये एक स्टार स्टेप है। उसके बाद जो है, और ये वाला, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ा, ये वाला, ये दोनों जो चीज है, ये दोनों चीज में ध्यान दें। इसे लिखना है तो लिखो, मैं आ रहा हूं। आगे चलो। थोड़ा सा रुकिए।
चलो आगे। तो थोड़ा Yes, sir. हाँ सर हो गए। तो आगे चल। Find domain range of y is equal to cos inverse of fractional x. फ्रैक्शनल एक्स कहां से कहां तक लाई करता था? 0 से 1 open bracket. फ्रैक्शनल एक्स 0 से 1 तक लाई करता था। और कॉस इनवर्स टी कब डिफाइन था? जब उसका आर्गुमेंट कहां से कहां तक लाई करे? -1 से 1. क्या बोलते हो, क्या ये इसका सबसेट नहीं है? Yes, sir. यस सर। तो देख के नहीं लग रहा है कि ये ऑलवेज डिफाइन होगा। Yes, sir. अगर x बिलोंग्स टू r तो तुम जानते हो कि फ्रैक्शनल x हर समय 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब है कि cos इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल x इज ऑलवेज डिफाइंड। ये लाइन समझ में आया? मैं सबसे Yes, sir. पूछ रहा हूं। यस सर। ठीक है, x कितना भी बड़ा हो, फ्रैक्शनल x तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो cos इनवर्स x हर समय निकलेगा। तो इसलिए इसका डोमेन 0 से 1. R. नहीं, 0 से 1 फ्रैक्शनल x क्या हो सकता है? R. अब रेंज निकालने के लिए मैंने पहले ही तुम लोग को सिखा दिया है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो रेंज का चिंता नहीं करोगे, डायरेक्टली वैल्यू डाल दोगे। पूरा का पूरा इनवर्स जो है वो या तो इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होता है, तो चिंता नहीं करोगे। कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल एक्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, तो कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल एक्स क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं? कॉस इनवर्स 1 से कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, मुझे इतना बोलो एटलीस्ट। जो जोर से बोलो। हाँ, 0 इज लेस देन y। और cos इनवर्स 0 कितना होता है बोलो? 1/2. मैं cos 0 नहीं बोल रहा हूँ, cos इनवर्स 0 π/2। तो रेंज कहां से कहां तक आया था? 0 से लेके π/2। किसी को कहीं डाउट है तो बोलो, लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, मेरी बच्ची के साथ मुझे कुछ बात करना है। रिया,
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. डोमेन और रेंज निकालना है। y is equal to root over of 3 cos inverse 4x minus pi। चलो cos इनवर्स 4x के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम cos है और एक प्रॉब्लम पाई है। cos इनवर्स 4x के लिए 4x कहां से कहां तक, थोड़ा हल्ला हो तो अच्छा लगे। -1 से 1. -1 से 1. थैंक्स। x कहां से कहां तक, -1/4 4 से 1/4, मेक इट नंबर 1। अब स्क्वायर रूट के लिए ये स्क्वायर रूट का आर्गुमेंट ये पूरा है, greater than 3 cos इनवर्स 4x greater than equal to pi। और भाई जीरो ही मतलब 4x is greater than equal to pi by 3। cos इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? decreasing. तो अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो साइन Change हो जाएगा. चेंज हो जाएगा, मतलब 4x किससे छोटा, cos pi by 3 का वैल्यू क्या, 1/2. x 1 एकदम आसान चीज है, मुझे लग रहा है तुम लोग को लग रहा होगा, ठीक है, अरे सर क्या है ये भी, मगर थोड़ा सा करवा दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ टॉपर वीडियो में मार दूंगा इसको। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां से कहां तक होगा, बोलो ना डायरेक्टली यार। -1/4 से 1/8. तो हेंस 1 इंटरसेक्शन 2, तो x कहां से शुरू होगा, -1/4 से शुरू होगा, और कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, बोलो 1/8. 1/8। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा रे, ये डोमेन होगा। अब रेंज निकालना है, तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ, अब मुझे इसका रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए क्या मैं रूट ओवर के लिए चिंता करूं, हाँ या ना? रेंज निकालने के लिए क्या मैं रूट ओवर के लिए चिंता करता था, भूल गए? No, sir. No, sir. मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए चिंता नहीं करता था, ठीक है, मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए चिंता नहीं करता था। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने डोमेन निकाल लिया है, कहां से कहां तक, तो मेरा डोमेन कहां से कहां तक है, -1/4 से 1/8. -1/4 से 1/4। अब मुझे पहले cos 4x लाना है, तो 4x कहां से कहां तक, -1/2 से लेके, मैंने गलती किया ना, -1 से मैंने गलती किया, हाँ, -1 से 1/2 तक। तो cos इनवर्स 4x जब करोगे तो cos इनवर्स 4x इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तो इसलिए ये cos इनवर्स हाफ से लेके cos इनवर्स ऑफ -1, cos इनवर्स हाफ pi by 3 is less than cos इनवर्स ये 4x है। cos इनवर्स 4x, cos इनवर्स 4x is less than equal to क्या, pi। बेरंगा कहाँ से अभी क्लास कर रहा है, गुवाहाटी से कर रहा है या कल वहीं पे है तू? हाँ, गुवाहाटी। cos इनवर्स 4x pi by 3 से लेके pi तक। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला बार बार ये 3 cos इन याद रखा, हाँ 3 cos इनवर्स 4x माइनस pi है, तो 3 cos इनवर्स 4x का क्या हो जा रहा है, pi से लेके कहां तक, 3 pi, और फिर किससे माइनस था रे, pi से माइनस था क्या, तो कहां से कहां तक, 0 से 2 pi। 2 pi, तो हेंस रूट ओवर ऑफ 3 cos इनवर्स x माइनस 4x कहां से कहां तक, 0 से क्या, रूट ओवर 2 pi. तो हेंस रेंज कहां से कहां तक, 0 से रूट ओवर 2 pi। तुम मुझे बोल सकते हो सर आपने बहुत बोर किया, आप ये काम डायरेक्ट कर सकते थे। सुनो रे, जब तुम्हें डोमेन पता ही चल चुका है तो -1/4 डाल के देख लो, 1/8 डाल के देख लो, समझ में आया? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट, तुम्हें सुनो ध्यान से, हाँ, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बीच में तो कोई क्रिटिकल, सॉरी फंक्शन cos इनवर्स डिक्रीजिंग है तो तुम्हें बीच में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला भी है नहीं, तो तुमने इतना काम किया ही है, तो डायरेक्टली -1/4 और 1/8 डाल के देख लो, डायरेक्टली यही आंसर आता। एक के लिए तुम्हें रूट ओवर 2 pi मिलता है, एक के लिए तुम्हें 0 मिलता,
मगर थ्योरेटिकली ऐसे किया जाता है, किताबों में भी देखोगे तो दे यूज्ड टू डू लाइक दिस ओनली। अब किसी को लिखना है तो लिख लो। अब लास्ट और एक टॉपिक है, उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी में जाऊंगा। तो सीख जाएंगे। थोड़ा रुक जा, नीचे काफी नीचे है। मैं 30 सेकंड रुक रहा हूँ ये लिखने काफी नीचे चला गया। डेढ़ मिनट दे रहा हूं। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. एक लास्ट टॉपिक, मेथड ऑफ डिफरेंस टाइप का एक चीज यहां भी होता है। मेथड ऑफ डिफरेंस सीक्वेंसेस में सिखा दिया गया है। यही था ना मेथड ऑफ डिफरेंस प्लस √4। अगर इसका कोई वैल्यू पूछे तो क्या करोगे? अगर रैशनलाइज कर दोगे तब इसका वैल्यू क्या आएगा? √2 - 1। इसे रैशनलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? √3 - 2। और इसे करोगे क्या तो क्या फायदा हुआ? सब लिखना नहीं है। देखोगे कि ये कैंसिल हो गया, ये तो क्या बाकी रहा? अगर इसका लास्ट वाला बाकी रहा तो इसका कौन सा बाकी रहेगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, तुम्हें अगर कभी ऐसा दिखता है, सपोज tan इनवर्स ऑफ a - b/1 + ab प्लस tan इनवर्स ऑफ b - c/1 + bc प्लस tan इनवर्स ऑफ c - a/1 + ca, तो बेसिकली इसे क्या लिख सकते हो? कोई फॉर्मूला में गिरेगा? tan a minus tan b, tan inverse tan a इनवर्स a minus - tan b, इनवर्स b प्लस tan inverse b minus tan inverse b c, - tan इनवर्स c प्लस tan inverse c minus tan inverse a. tan इनवर्स a। और तब क्या फायदा होगा? tan इनवर्स b b कैंसिल, c c कैंसिल, a b c कुछ दिया नहीं है तो मैं कंपनसेटिंग फैक्टर नहीं दे रहा हूँ, हाँ, इज इक्वल टू 0। हालांकि इसमें से कोई एक नेगेटिव होगा, a - b b - c c - a में, तो ये 0 होना पॉसिबिलिटी है। तो यही चीज अभी होगा। हाँ, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, यही चीज बार बार होगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर ये 1 और ये ए बी है। ये दो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 99% टाइम
ऐसे सम में जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है कि तुमको इस पैटर्न में चीजों को लेके आना है ताकि तुम इसे क्या लिख पाओ, tan इनवर्स x माइनस क्या, तुम्हारा दो मोटिवेटिंग फैक्टर है। ये वन जो है वो इनवेरिएंट है, मतलब ये वन कांस्टेंट, ये रहना ही पड़ेगा है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तुम्हें ये दो चीज लेके आना है। तो एक प्रॉब्लम कराता हूं या मुझे नीचे लेके जाऊंगा, तुम ऊपर हेडिंग दे सकते हो मेथड ऑफ डिफरेंस, बाकी सब लिखने का जरूरत नहीं है। ये एल्गोरिथम है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसे लिखना है तो लिखो, ऊपर हेडिंग दे दो मेथड ऑफ डिफरेंस और ये वाला लिख लो क्योंकि ये मोटिवेशन बड़ा काम का चीज है। फिर नीचे एक सम में जाओ। शुरू करूं? Yes, sir. Simplify tan inverse 1/3, tan inverse 2/9 आदि शर्मा का सम है। हालांकि बोल दूं नॉर्मली बोर्ड लेवल में नहीं आता है, अब तो बोर्ड लेवल का एग्जाम भी नहीं होता है, आने का तो तुम्हारा मोटिवेशन फैक्टर क्या था बोलो? 1 और x इंटू वाई। तो वो चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। ये सब में ना, ये सब चीजें तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। जैसे नॉर्मली ये सम तो ज्यादा आसान सम है क्योंकि इन लोगों ने nth टर्म तुमको दे दिया है, क्योंकि आरडी का सम है, बोर्ड लेवल का सम है। मगर मेरे जीएमपी में मैं ये nth टर्म कभी कभी नहीं दूंगा, वो तुम्हें इतना घटिया भी नहीं होगा रे, इसे सोचना आसान बात नहीं है। तुम बोलोगे सर ये सोच के दिखाइए, तो मैं नहीं सोच पाऊंगा। ठीक है, T1 क्या हो रहा है बस मुझे बोलो, क्या T1 1/3 हो रहा है? जरा ध्यान से देखो। पहले तो ये देखते हैं कि ये सीरीज दे रहा है नहीं। अगर मैं n का वैल्यू 1 दूं, एकदम टेक योर टाइम। हाँ सर 1/3 T1 Yes, क्या sir. tan इनवर्स 1/3 हो रहा है? Yes, sir. यस सर T2 क्या tan इनवर्स 2/9 हो रहा है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो Tn का जो वैल्यू होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस, ध्यान से देखो मैं इसे प्रोडक्ट में लिखूंगा, 2 to the power n इंटू 2 to the power n - 1 लिख सकता हूं। यस सर Yes, sir. और इनका डिफरेंस क्या होता है जरा ध्यान से देखो तो, 2 to the power n - 2 to the power n - 1 तो क्या, 2 to the power n - 1 कॉमन निकालता हूं, 2 - 1 तो क्या मिला, 2 to the power कितना, तो ये हो जाएगा 2 to the power n - 2 to the power n - 1। क्या दिखा ये पैटर्न में दिखा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर तो इससे Tn क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वाई सर 2 to the power n माइनस tan inverse of 2 to the power tan इनवर्स ऑफ 2 to the power क्या। N minus 1. -1 तो अगर ये Tn है तो T1 क्या हो जाएगा, N inverse of 2. tan इनवर्स 2 to the power 1 माइनस कितना, tan इनवर्स 2 to the power 0। तो T2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 square. इस वाले में डालते जाओ ना, 2 स्क्वायर माइनस क्या, कैंसिलेशन शुरू हो चुका है क्या, Yes, कैंसिलेशन sir. शुरू हो चुका है, यस सर Yes, sir. लिखने का जरूरत नहीं है, केवल Tn लिख दो। तो जब माइनस करोगे तो क्या होगा, जब ऐड करोगे तो क्या होगा, क्या कुछ कैंसिल होगा? Yes, sir. यस सर जब ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब अगर इसका लास्ट वाला टर्म बाकी है तो इसका फर्स्ट First term बचेगा. इसका फर्स्ट टर्म
तो हेंस ऐड करने से क्या हो जाएगा था Sn का वैल्यू tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस कितना tan inverse 1. 2 टू द पावर 0। थोड़ा सजाओ जाके, जो भी जैसा भी होगा वो लिखोगे तुमको, किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। तो वो लास्ट वाला टर्म क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में, मतलब वो ऑप्शन में दिया रहेगा इज इक्वल टू क्या होता है। इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए क्या? और अगर एक्चुअली में एग्जाम लेना पॉसिबल है भी नहीं, जो अभी हालत है, ये बात भी सही है, एग्जाम लेना पॉसिबल है भी नहीं। मुझे को मैं ही नहीं जान रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट खुलने से मैं इंस्टेंटली खोलूंगा या कुछ दिन के बाद खोलूंगा, क्योंकि जस्ट 1 महीना पहले कोरोना का भागीदार मैं हो चुका और मुझे मालूम है कि क्या फील होता है जब वो जब बीमारी होता है, तो वो नॉर्मल बुखार नहीं है, वो नॉर्मल बुखार नहीं है, वो तो जिनको हुआ है वो जान रहे हैं इस चीज को, वो नॉर्मल बुखार नहीं है, वो देयर इज समथिंग डिफरेंट। बुखार या जिंदगी में बहुत बार हुआ है, मगर इतने बुरी तरीके से टेस्ट का चले जाना याद नहीं है। हाँ, या खाना नहीं खाने का इच्छा होना, बाप रे बाप। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, मैं कंटिन्यूटी शुरू करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक का मुझे अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो जब मैं एंट्रेंस करवाऊंगा तब। हाँ, ये एक टाइप है, याद रखोगे कि तुम इसे अलग अलग करने से तुम्हें मेथड ऑफ डिफरेंस में गिरता है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी। तुम लोगों में से कुछ बच्चे लोग कॉन्टिन्यूटी मेरा अटेंड कर चुके हो, तो इसलिए उन्हें अगर निकालने का मन है तो वो क्लास से निकल सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। और क्योंकि तुम इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अटेंडेंस का, क्योंकि क्लास किया हुआ है, तो इसलिए मैं कुछ दिनों तक कॉन्टिन्यूटी जब तक करूंगा तो और प्रेजेंट मार दूंगा। हाँ, कॉन्टिन्यूटी। चलो आगे चलो, जस्ट वेट। मैंने लिमिट्स का वीडियो देखने के लिए बोला था, और मैंने ये नहीं कहा कि मैं जैसे जैसे मुझे लिमिट का जरूरत पड़ेगा मैं यहाँ पे बताते हुए जाऊंगा। सुनने में आ रहा है? यस सर। कॉन्टिन्यूटी बोथ लेवल। कोई एक फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस है? एक फंक्शन एक इंटरवल में a से लेके b तक तब कॉन्टिन्यूस होता है जब तुम उसका ग्राफ बिना हाथ उठाए हुए बनाते हो। तो एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है? a से लेके b में किसी एक पॉइंट में c में फंक्शन तब डिसकॉन्टिन्यूस होगा अगर तुम हाथ उठाते वक्त तुमने हाथ उठा दिया, अगर बनाते वक्त। तो ये हाथ उठाना और हाथ नहीं उठाना ये कैसे पता चलेगा? इसका तो कोई रूल होना पड़ेगा ना कि हमें ये पता चले। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब तुम इस साइड से आओगे तो इसे c माइनस कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इस साइड से आओगे तो c प्लस। ये वाला पॉइंट सपोज L1 है और ये वाला पॉइंट सपोज L2 है।
मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि ये फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैं अगर तुमसे पूछता हूं यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, तो बोलोगे c माइनस मतलब क्या, ये लाल वाला, तो ये लिमिट कहाँ पे जा रहा है, देखो ना c माइनस, मतलब अगर तुम इस कर्व के ऊपर जाते रहोगे तो y का टर्म ये कहाँ जाएगा, कहाँ पे आके गिरेगा वो L1 में, तो ये L1 होगा। मैं अगर तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, तब L2 क्या हो रहा है, c प्लस मतलब तुम इस साइड से आके गिरोगे, अगर इस साइड से आके गिरोगे तो ये वाला है ना, तो कहाँ पे आके गिरोगे, L2 में। क्या दोनों सेम है, क्या No, sir. मिला यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे मिला तुम्हें लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, जिसे तुम राइट हैंड लिमिट कहते हो, इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, जिसे तुम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हो। तो इसीलिए तुम बोलोगे फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो d, कोई भी एक पॉइंट d ले लो, तो यहाँ पे तो तुम्हें यही वाला पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला L मिल रहा है, तो तुम d माइनस से आओगे या d प्लस से आओगे, क्या होने वाला है, सेम बोलूं अगर तुम d माइनस से भी आओगे और अगर तुम d प्लस से भी आओगे, तुम कहाँ पे आके गिरोगे, किसी भी पॉइंट में। यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि d बिलोंग्स टू इंटरवल a कॉमा b, मैं अगर तुमसे पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू d माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये भी L होगा, और दिस इज सेम एज क्या, लिमिट x टेंडिंग टू d प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी सेम होगा। तो अगर तुम्हारे पास, और यही नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो तुमने केवल यही देखा, साथ में और एक चीज अब देखना होगा तुम्हें, ठीक है। तीसरा ग्राफ बना रहा हूं मैं, ग्राफ बनाने के लिए नहीं दूंगा रे, मैं ग्राफ समझने के लिए दे रहा हूँ। हाँ, ग्राफ बनाने के लिए टाइम देने से बहुत टाइम चला जाता है। हाँ, मैं तीसरा केस ले रहा हूं, ये A है, ये B है, मगर C में एक अलग वैल्यू ले रहा है वो, C में एक अलग वैल्यू M ले रहा है। क्या हाथ उठा जब मैंने ग्राफ बनाया, हाँ या ना? Yes, ये sir. ग्राफ जब तुम बनाओगे तो हाथ उठेगा या नहीं, Yes. Yes, sir. गैप है। मगर यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आया, बोलो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, L. L. राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगा, L. यहाँ पे तो फिर इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, मगर ये एक के इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, एफ ऑफ c के इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ c एक अलग वैल्यू ले रहा है। यहाँ पे भी तुमने देखा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू c। तो हेंस डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन मैं नीचे दे रहा हूं, y is equal to f of x is continuous at x equal to c if limit x tending towards c f of x is same as f of c, और इसे फाइनाइट होना भी जरूरी है। इसे मैं बहुत अलग अलग तरीके से लिखूंगा रे, दैट इज अगर तुम इसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड में लिखो तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, जो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस जो राइट हैंड लिमिट कहलाता है, विच इज सेम एज f ऑफ c विच इज फाइनाइट। कभी कभी ये यूज करूंगा और कभी कभी तो मैं ये यूज करता हूं, दैट इज f ऑफ c माइनस इज सेम एज f ऑफ c प्लस इज सेम एज f ऑफ c इज इक्वल टू फाइनाइट। सब एक ही चीज है, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू, क्या होना पड़ेगा अगर अंग्रेजी में लिखा हूं तो, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू, क्या बोलोगे उसे, सुनने में आ रहा है? Yes, sir. लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू विच इज फाइनाइट, मगर इसे फाइनाइट होना पड़ेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, ऊपर लिखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हेडिंग दोगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोर्ड लेवल, पहले बोर्ड लेवल करवाऊंगा फिर एंट्रेंस लेवल में जाऊंगा। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, अगर कभी ये डेफिनेशन लगाऊंगा
कभी ये डेफिनेशन लगाऊंगा, कभी ये डेफिनेशन लगाऊंगा। चलो आगे। Yes, sir. शुरू करता हूं। हाँ, ग्राफिकली मतलब क्या है? ग्राफिकली इन ए कॉमा बी फंक्शन तब कॉन्टिन्यूअस होता है if we can draw the graph without lifting the pen। ए से बी में अगर तुमने पेन बिना उठाए हुए ग्राफ बना लिया तो इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूअस। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर सम में चलता हूं। बोर्ड लेवल में ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलूं? Sir, sir. Sir. Check continuity at x equal to 3, f of x is equal to 3 minus x if x is less than equal to 3, 3 plus x if x is greater than 3। देखो 3 छोड़ के और बाकी जगह ये डिसकंटिन्यूअस होगा भी नहीं, क्योंकि 3 माइनस एक्स एक, क्योंकि 3 माइनस एक्स तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो वो हर समय कॉन्टिन्यूअस होगा। 3 प्लस एक्स पॉलिनोमियल है, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग पॉइंट होगा। तो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होता है जहां पे फंक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू। तो फंक्शन कहां पे चेंजेस कर रहा है इसका वैल्यू? इट्स वैल्यू या डेफिनेशन, जो भी बोलो, इस उस फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करे। तो विच इज, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे मेरा ब्रांचिंग पॉइंट मुझे मालूम है। मेरा ब्रांचिंग पॉइंट क्या है? ब्रांचिंग पॉइंट है x इक्वल टू 3। तो मैं दो चीज चेक करूंगा। एक चेक करूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x। 3 माइनस में कौन सा वैल्यू लेगा, अपर ब्रांच या लोअर ब्रांच? अपर ब्रांच। Upper branch. तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x का मतलब 3 माइनस x क्या हो जाएगा तब? ये 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या? 0। मगर 3 प्लस में कौन सा ब्रांच लेगा? 3 plus x. तो क्या बोलोगे? मुंह डायरेक्टली देखो, ये सब हमको तो तुम अब डायरेक्टली मुंह जबान नहीं बोल पाओगे क्या होने वाला है। क्या 3 प्लस एक्स, तो क्या मिलेगा? 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या? 6। क्या दोनों सेम मिला? No, sir. No, sir. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या फंक्शन कंटीन्यूअस होगा? नहीं। फंक्शन No, क्या sir. होगा बोलो? डिसकंटीन्यूअस एट कहां पे? x इज इक्वल टू 3। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो।
आगे चलूं? सर हो गए। आगे चलूं? यस सर। तो जरूरी नहीं कि ब्रांचिंग पॉइंट एक ही है, ब्रांचिंग पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है। सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x if x is less than equal to 0, sin x if 0 is less than x is less than 3, and if x is greater than 3 it is x minus 4। तो आप बोलो यहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पे है? 0 0 और 3। तो यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट 0 3 में है, तो कहाँ कहाँ चेक करोगे? मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि चेक, क्वेश्चन तो रहेगा ही कि चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कभी कभी ऐसा भी रहेगा, तो अब बात याद है कि सर दिया नहीं है कहाँ चेक करना है। हाँ मुझे मालूम है कहाँ कहाँ चेक करना है, 0 और 3 में एक प्रॉब्लम है। तो एट x इक्वल टू 0 क्या हो रहा है? मैं f ऑफ 0 माइनस अगर लिखूं तो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो वो x स्क्वायर माइनस 5x जिसका वैल्यू 0 है। f ऑफ 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा? 0 से थोड़ा सा बड़ा, रे 0 से थोड़ा सा बड़ा, याद रखो 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन। किसी को कहीं भी डाउट होगा तो बोलोगे। और f ऑफ 0 क्या होगा? क्योंकि अब तो तीनों f ऑफ 0 भी तब देखना होगा। अब 0 इक्वल टू कहाँ पे है? x स्क्वायर माइनस 3x पे है, तो इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। क्या तीनों सेम आया? यस सर। तो अगर f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 सेम आया तो क्या बोलोगे? फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x सॉरी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब आप कहाँ चेक करोगे? चेक करोगे एट x इज इक्वल टू 3। अब 3 में जब चेक करोगे तो 3 माइनस 3 से थोड़ा सा छोटा कौन सा वैल्यू लेगा? f ऑफ 3 माइनस sin x। तो 3 से थोड़ा सा छोटा तो sin x ले रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? sin 3। और f ऑफ 3 प्लस क्या हो जाएगा? x माइनस 4। लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस x माइनस 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं ना। साइन तो माइनस 1 3 पाई बाय 2 में होता है, तो क्या मिला? f ऑफ 3 माइनस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस, तो क्या बोलोगे? f इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। किसी को डाउट है तो बोलोगे, कहीं भी डाउट है तो पूछोगे, कहीं भी डाउट है तो पूछोगे। पे f ऑफ 3 में आपने चेक नहीं किया? जरूरत ही नहीं रहा ना, क्योंकि f ऑफ 3 प्लस और f ऑफ 3 माइनस सेम नहीं है। अगर होता तो चेक करता, समझ में आया? जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शनल वैल्यू चेक करके क्या करूंगा? थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। चलूं आगे? यस सर। यस सर। अब ऐसे फंक्शन जहां पे
बाय डिफॉल्ट कुछ ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स माइनस 3x बाय एक्स है, अगर x 0 नहीं है, और 0 अगर x 0 है। तो अब यहां पे तुम देखोगे कि डायरेक्टली लिमिट x टेंडिंग प्लस 0 लगा के फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉड x दे दिया है, और मॉड x देने के कारण अब एक प्रॉब्लम है कि लेस देन 0 में वो एक अलग वैल्यू लेता है और ग्रेटर देन 0 में वो एक अलग वैल्यू लेता है। 0 में भी लेता है, मगर मुझे यहाँ पे, क्योंकि 0 में उन लोगों ने अलग दिया हुआ है, तो इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो जब भी तुम ऐसा मॉड देखोगे तो तुम डायरेक्टली लिमिट लेके तुम्हें फायदा नहीं है, तुम्हें एफ ऑफ 0 माइनस निकालना ही होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग प्लस 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंडिंग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मॉड एक्स माइनस एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू तब क्या हो जाएगा 0 माइनस में? 0 माइनस मॉड एक्स का मतलब माइनस 3x बाय एक्स इज इक्वल टू कितना? माइनस। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि मॉड एक्स बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ऐसा है, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर ऐसा है कि वो अलग अलग वैल्यू लेता है। मगर एफ ऑफ 0 प्लस क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग प्लस 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 प्लस में क्या वैल्यू लोगे? 0 प्लस लेने का जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे सर क्यों? एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, देखो ना, एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है? 0। तो खेला ही खत्म। एफ ऑफ 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारे पास क्या मिला? -4। मगर एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है? क्या दोनों सेम है? नहीं। No, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ही फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं हुआ तो आगे और निकालने का क्या जरूरत है? हेंस क्या बोलोगे? फंक्शन इज discontinuous of x. डिसकंटीन्यूअस एट। अननेसेसरी टाइम बर्बाद करने का थोड़ी ना जरूरत है। अगर वो 4 दिया होता तो -4 दिया होता तो मैं निकालता। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। तो मॉड वो फंक्शन है जिसमें बाय डिफॉल्ट तुम्हें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेना पड़ेगा। सर वो -4 कैसे आया? तो नहीं आए क्या? -x माइनस 3x माइनस 4x बाय x, x कैंसिल नहीं हो जाएगा? ओके सर। आया समझ में? यस सर। आगे चलूं? थोड़ा सा रुकिए। Sir, can you go back up? हाँ बोल। खत्म नहीं होता। चलूं आगे? चलो। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, कभी कभी ये पैरामीटर फाइंड करने के लिए तुम्हें बोलेगा -3 बाय एक्स प्लस 1 if x is not equal to -1 and k if x equal to 1 is continuous at x equal to -1. Find k. Solution. अब क्या ये डिफॉल्ट में आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब तुम्हें वही चीज वो करते करते आ जाता है समझ में। हाँ, तो -1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लो या छोटा वैल्यू लो, इसका बाय डिफॉल्ट कोई ब्रांचिंग पॉइंट नहीं होता। ये यही वैल्यू लेगा, ना तो मॉड है ना तो पावर में कुछ है, तो यही वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेके टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। लेना गलत नहीं है, मगर जब ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कोई उनका अपना कोई ब्रांचिंग पॉइंट नहीं होता है और x इक्वल टू -1 पूछ रहा है, तो मैं इसलिए डायरेक्टली लूंगा
लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -1, डायरेक्टली f ऑफ x का वैल्यू निकाल लूंगा। अननेसेसरी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जाने का जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि लास्ट ईयर के कारण कईयों को डाउट होगा ना, मैं ठीक है, मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तुम लोग में से कई लोग नहीं पढ़ रहे थे, और इस साल एटलीस्ट टीबीएस के कारण कुछ तो पता चल रहा है मुझे। हालांकि हर कोई सबमिट नहीं कर रहा है, जो सबमिट नहीं कर रहा है ऑल द बेस्ट, ठीक है। हो सकता है कि वो उनसे मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा सीट्स बना रहे होंगे, कोई ठीक नहीं रहे, हो सकता है। हाँ, अगर वो बना रहे हो तो इट्स ऑल द बेस्ट, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -1, मगर टीबीएस नहीं बनाने से ये चीज समझो कि मिनिमम लेवल मेरे क्लास से तुम्हें कितना फायदा हो रहा है मुझे नहीं पता चलता। x स्क्वायर -2x -3, और पर्सनली क्या है कि मैंने सोचा था मैं नाम लूंगा क्लास में, मगर नाम मुझे लेना पसंद नहीं, और बोल के फायदा नहीं है। जैसे अभी क्लास में पूछूंगा अगर एक फलाने को, ए फलाना तूने मुझे टीबीएस सबमिट नहीं किया, वो इंस्टेंटली रिप्लाई देगा सर मैं फिजिक्स पढ़ रहा था। तो क्यों भैया अपना इज्जत बर्बाद करूं, फिजिक्स ही पढ़। चलो x स्क्वायर -2x -3 क्या होगा ये? अगर अभी तुम -1 डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, जिसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। जब भी तुम्हें 0/0 पॉलिनोमियल में मिल रहा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई एक कॉमन फैक्टर होगा। जब भी ये पॉलिनोमियल में मिलेगा हर समय याद रखना कि देयर मस्ट बी अ कॉमन फैक्टर। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऊपर फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें मिलेगा x+1 के साथ x -3, और नीचे क्या मिलेगा x+1। इससे और इसे कैंसिल कर दो, क्या मिला तब x -3 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -1 x -3, वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा -4 -1 -3 इज इक्वल टू कितना -4। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि तुम्हें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, क्वेश्चन कह रहा है ये अगर कॉन्टिन्यूअस है तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा, इफ f of x इज कॉन्टिन्यूअस, अगर f of x कॉन्टिन्यूअस होगा तब क्या होने वाला है, तब तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू मेरा, या सॉरी यहाँ पे तो लिमिटिंग वैल्यू बोला, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगा, सेम। मगर f of -1 का वैल्यू क्या है, मैंने गलती किया है, ये -1 होना चाहिए। f of -1 का वैल्यू क्या है k, तो हेंस क्या मिला, और लिमिटिंग वैल्यू क्या मिला तुम्हें -4 तो -4 इज इक्वल टू के, हेंस यही खेला हो गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, कहीं डाउट है तो पूछो। सर आपने जो मॉडेक्स लेके एक्स्ट्रा करके वो उसको ब्रांच किया, हाँ सर वो किस किस केस में होगा? मतलब आपने ऐसे बोला ना एक एक्सपोनेंशियल केस में होगा। उसका एक्सपोनेंशियल में मैं अभी तक आया नहीं हूँ, आऊंगा। अभी तक केवल मॉड, मतलब वो मॉड में होता है, बॉक्स में होता है, और पावर में अगर इन्फिनिटी आता है तब होता है। इसी 3 केस में होता है। ओके सर। आगे चलूं? यस सर। यस चलो चलो आगे चलता हूं। तो तुम्हें लिमिट का फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाना होता है, तो उसके लिए तुम्हें ये जानना होगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या है। बोर्ड लेवल में जो तुम्हें सिखाया जाएगा वो है 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ये 4 फॉर्म जब भी तुम्हें मिलेगा तुम्हें कहीं ना कहीं लिमिट का कुछ लैंग्वेज यूज करना होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x by x का वैल्यू 1 होता था। लिमिट x टेंडिंग टू 0, मगर वही अगर ये tan ax हो जाता था तो आर्गुमेंट में a है, इसलिए वैल्यू a होता था। तो अगर किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा और लिमिट में डाउट है तो थोड़ा स्पीड में तो सोचना होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं एकदम स्लो से सिखा पाऊंगा। डिवाइडेड बाय 3x,
अभी अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो क्या फॉर्म हो रहा है, अगर x टेंडिंग टू 0 डालोगे तो 0 डालो ना, 10 0 0 by 0 होता है। 0 by 0. और मैं फिर से कह रहा हूं, टीबीएस का समिट नहीं करना दो चीज कहलाता है, या तो तुम एक्स्ट्रा जीनियस हो, ठीक है, तब तुम्हें मेरा कोई जरूरत नहीं है, या तो तुम बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि तुम बेसिक लेवल नहीं करके तुम डायरेक्टली बहुत बड़ा लेवल करने लगोगे। मुझे बेवकूफों से डर लगता है, जीनियस से नहीं। जीनियस तो जरूरी है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद बहुत कम लोग पैदा हुए, तुम पैदा हुए, बहुत अच्छी बात है, नोबेल प्राइज मिलेगा तुम्हें, मुझे भी अच्छा लगेगा मेरा बच्चा को नोबेल प्राइज मिला, लोगों को बोल पाऊंगा, टीवी में इंटरव्यू में आऊंगा। पर कहीं बेवकूफ हो गए तो क्या होगा कि तुम्हें जो लग रहा है कि अरे बेसिक चीजें छोड़ देता हूं, टफर चीज डायरेक्टली करूंगा। चलो आगे चलते हैं। तो अगर वैसा केस है तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा ना 10a आर्गुमेंट अगर a होता है तो बाहर a आ जाता है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 1/3, 1 + 4, तो 4 + 1 कितना आएगा बोलो, 5/3। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं फिर एक सम में चलो आगे। Yes, sir. तो वैसे ही मेरे पास और एक फॉर्मूला था sin x/x का 1 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax/x का A. सपोज f(x) का वैल्यू मैंने thrice x plus sin twice x by twice x plus sin thrice x, x not equal to 0, kx इक्वल टू 0 दिया है, और मैं कह रहा हूं कि इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फाइंड के सॉल्यूशन। तो के अगर तुम्हें निकालना है तो देख के मुझे पता चल रहा है कि के जो होगा मेरा फंक्शनल वैल्यू है f(0), और क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों को सेम होना पड़ेगा। अब sin x tan x मॉड नहीं है, तो 0+ में भी साइन साइन ही जैसा रहेगा, 0- में भी साइन साइन जैसा ही रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तुम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल के काम करो। गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ सर गलत है क्या, नहीं, मगर क्यों टाइम इतना फालतू टाइम कहाँ पे है, ठीक है, टीबीएस भी सबमिट करना है, फालतू टाइम किसके पास थोड़ी ना। तो अगर मैं फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो अब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 अगर डालूं तो 0 sin 0 0 tan 0 tan 0 sin 0 0 होता है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब तुम्हें कुछ करना होगा, क्या करोगे ऐसे में, तरीका ही था कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगा, किससे, x से। अगर मैं x से डिवाइड करूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, तब लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 + sin twice x by x डिवाइडेड बाय 2 + tan thrice x by x, क्या फायदा बोलोगे तब, दिस इज इक्वल टू 3 + 2 इसका वैल्यू by 2 + 3 और इसका वैल्यू, तो 3 + 2 by 2 + 3 इज नथिंग बट कितना बोलो 1, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 1 One. है, तो इसका वैल्यू कितना होगा बोलो 1। ये नीचे से कह रहा हूँ, हाँ One. नीचे मैंने नीचे निकाला है, हेंस के का वैल्यू मिल गया, लिखना है तो लिख लो। तो बेवकूफ मत बनो, हाँ टीवीएस को सबमिट करो, पास्ट ईयर आर्काइव को करो, और स्कूल का जब एग्जाम बोलेंगे तो एनसीईआरटी का मिसलेनियस और एग्जाम्पलर खत्म कर।
आगे चलूं? Yes, sir. चलो आगे चलता हूं, ठीक है। फिर से एक फैक्ट देखो कि मैं अगर कभी तुमसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब इंटू कॉस 1/x क्या होगा? ध्यान से देखो, जब x 0 की ओर जाएगा तो ये वाला टर्म किसकी ओर जाएगा? 0 और ये पूरा टर्म किसकी ओर जाएगा? कॉस। इंफिनिटी एक्चुअली में प्लस माइनस होता है, वो तुम्हें पता चलेगा क्यों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होने के कारण। मगर चाहे कॉस किसी की भी ओर जाए, ये हर समय किसकी ओर? देखो इन्फिनिटी वैल्यू -1 जा रहा है, -1 देखो ध्यान से देखो, ये 0 की ओर जब मैं कॉस इन्फिनिटी लिख रहा हूं तो तुम बोलोगे सर वो उसके डोमेन में नहीं है, वो मुझे भी मालूम है। हाँ, मेरा कहना है कि क्या होगा, मैं टेंडिंग टुवर्ड्स होगा, ये जो है एक्स क्यूब जो है वो 0 की ओर जाएगा और ये जो है वो कॉस प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, मगर कॉस ऑफ एनीथिंग किसके बीच में लाइज करता है? -1 से 1 लाइज बिटवीन -1। इसीलिए इस वाले टाइप को हम कहते हैं 0 इंटू फाइनाइट। हाँ, ऑसिलेट करेगा, बहुत जोर से ऑसिलेट करेगा, मगर फाइनाइट, मगर ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1। तो 0 इंटू एनीथिंग बिटवीन -1 to 1 क्या होगा? अरे 0 तो चाहे कितना भी ऑसिलेट करे, मगर जब तुम 0 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो 0 ही होगा। ये तो सेम वही लॉजिक है ना कि क्लास 2 का एक बच्चा बोलता है 2 इंटू, जब पहली बार सीखता है कि 5 इंटू 0 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 कितना होता है। वही लॉजिक मैं लगा रहा हूँ कि ये चाहे कितना भी ऑसिलेट करे, इतना बड़ा ऑसिलेशन नहीं होगा इसका, मगर जब तुम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अल्टीमेटली 0 होने वाला है। किसी को लिखना है तो लिख लीजिए वाला चीज। 45 सेकंड देता हूँ। आगे चलूं? Yes, sir. यस सर चलो प्रॉब्लम, f of x is equal to x square sin 1/x if x is not equal to 0, x equal to 0, check continuity at x equal to 0. Solution. sin 1/x चिंता नहीं है, आसमान में नहीं जमीन में ही है। जब मैं लिमिटिंग वैल्यू लूं तो लिमिटिंग वैल्यू में f of x कौन सा वैल्यू लेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला। क्योंकि x टेंडिंग टू 0 का मतलब समझ में आ रहा है, 0 नहीं है, वो 0 की ओर जा रहा है। 0.1, 0.001, 0.00001, ये 0 नहीं होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो अब जब तुम वैल्यू डालोगे तो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये 0 होगा, मगर साइन ऑफ एनीथिंग हर समय क्या होगा? फाइनाइट फाइनाइट 0। और f ऑफ 0 भी क्या दिया हुआ है? 0। तो क्या मिला था? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x is same as f of 0। तो hence क्या बोलोगे? f of x is Continuous. continuous at 0
x इक्वल टू 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? Yes, sir. यस Yes, sir. चलो, find relation between A and B if f of x is equal to, find relation नहीं, find A and B. Find A and B if 1 minus cos 4x by ax square, if x is not less than 0, 3 if x is equal to 0, and sine twice bx minus 10 bx whole divided by x if x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. तो अब यहां पे जब तुम सम को ध्यान से देख रहे हो, लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड से। तो मुझे क्या बोलते हो, डायरेक्ट या लेफ्ट एंड राइट? Left and right. Left and right. लेफ्ट एंड राइट हैंड। Right. लिखना है तो लिख लो। सॉल्यूशन। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड में जाऊं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस में जाऊं, जिसे एफ ऑफ 0 माइनस कहता हूं मैं, जिसका नाम मैं देता हूं एफ ऑफ 0 माइनस, तो ये कौन सा वैल्यू लेगा? ऊपर 1 माइनस कॉस 4x, क्या फॉर्मूला था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स बाय ax स्क्वायर। देखो अभी जब 0 डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म है रे, अभी भी ये 0/0 है अगर अलग अलग देखोगे, मगर अगर एक साथ देखोगे तो 2 को बाहर निकाल सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, और क्या बन गया तब ये साइन ट्वाइस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? 2। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ट्वाइस एक्स बाय एक्स का वैल्यू 2 होगा, तो होल स्क्वायर होने के कारण 2 का होल स्क्वायर 2 जा 4 2 जा 8/8, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब वैसे ही क्या निकालोगे? राइट हैंड लिमिट। मैंने तो लिखने के लिए बोला था, कई लोग नहीं लिख रहे होंगे, कई लोग इसलिए नहीं लिख रहे होंगे क्योंकि सर ये टॉपिक मुझे जान मालूम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है रे। कई लोग इसलिए नहीं लिख रहे होंगे कि नहीं सर सर वो 10 bx। Sir, 10 bx. हाँ, मुझे मेरा व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। हाँ, तो मुझे देखना है, कई लोग सो भी रहे होंगे।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ट्वाइस bx माइनस 10 bx बाय x। क्या फॉर्म होगा? अगर अभी डालोगे तो क्या फॉर्म होगा? 0 बाय 0/0. 0/0 मगर अगर अलग अलग कर दूं तो क्या होगा? ये साइन twice b minus ट्वाइस by bx बाय x माइनस 10 bx बाय x। तो क्या फायदा? इसका b वैल्यू minus क्या हो गया? twice b ट्वाइस b। और इसका वैल्यू क्या हो गया? minus b ट्वाइस b माइनस b b नंबर 2। और f ऑफ 0 क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। 3. 3 अब कह रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 तो क्या होगा तब? तीनों equal. f ऑफ 0 इज सेम एज f ऑफ 0 प्लस इज सेम एज क्या होगा? f ऑफ 0 0 minus. minus सबका वैल्यू तो तुमने निकाल ही लिया है। एक का वैल्यू 8 बाई आया, एक का वैल्यू 3 आया और एक का वैल्यू क्या आया? b आया। b हैंस a और b मिल गया। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। टीवीएस को सबमिट करना अपना एक, मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, टीवीएस एक मिनिमम चीज है। मैं कह रहा हूँ हाँ मिनिमम है, मगर एटलीस्ट वो तुम्हें क्या बताएगा कि जो मैंने जो समझाया है वो तुम्हें समझ में आया है। मैं इसलिए बार बार टीवीएस का बात बोलता हूँ, ठीक है। साथ में मैं जैसे देखो मैंने डीबीपी 2 दिया इनवर्स का, सम्स तो मैं ज्यादा दूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि तुम्हें घर में करना हो। और इसमें ये बात भी सही है कि अब स्कूल के टीचर का थोड़ा सा इंटरनल वाला बात आ गया तो उनका भी अपना एक हायर पॉइंट आ चुका है कि हाँ हम भी कम नहीं है। हम तो कुछ नहीं है यार, हम लोग मतलब तो ट्यूशन का जो टीचर होता है वो रास्ते का पत्थर है, मानो तो बहुत कुछ, नहीं मानो तो उठा के फेंक, ठीक है। तो जो लोग टीवीएस सबमिट करते हैं वो थोड़ा सा मानते हैं कि हाँ रुपेश सर मेहनत कर रहे हैं कि हमारा मार्क्स अच्छा है। विद डिस्क्लेमर कि लास्ट ईयर मैं अपने आप से भी खुश नहीं था, मैं खुद कह रहा हूँ। और इस साल चीजों को मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ। मगर हाँ कईयों का ये भी हाल होगा रे, मैं मानता हूँ साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम होगा कि नहीं पढ़ते पढ़ते पढ़ना ही भूल गए। मतलब अभी तुम्हें सबसे अच्छा चीज एक ही लगता है कि हाथ में अच्छी बरमाओ और कैमलिन का येलो रंग का एक हाइलाइटर हो, कितना मजा आता है, पढ़ते रहते हो हाईलाइट करते रहते हो। पिकासो का एक डायग्राम लगता है, कितना सुंदर लग रहा है, देखो आहा अति सुंदर। मैथ्स में तो ये कर नहीं सकते हो ना, मैथ्स में तो पेन चाहिए होता है, इसीलिए फिजिक्स के लोग करते हैं। सही है, उनका ड्राइंग हो सकता है ज्यादा अच्छा। आगे चलूं मैं? yes sir चलो प्रॉब्लम find A, B and C if f of x is equal to sine A plus 1x by sine x whole divided by x if x is less than 0, C if x is equal to 0 and root over of x plus bx square minus root x divided by b into x to the power 3 by 2 x greater than 0 is continuous at x equal to 0। बड़ा कॉमन सम है, 4 मार्क्स का आता है। चलो आगे। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे? ये होगा, यहाँ पे तो 3 अलग अलग केस लेना होगा ना। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूं, अगर मैं f ऑफ 0 माइनस लूं तो ये क्या होगा?
लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्या फॉर्म हो रहा है? अगर अभी मैं डाल दूं डायरेक्टली 0 तो 0 by 0. 0 by 0। तो अगर मैं अलग अलग कर दूं तो A plus 1 plus 1. A plus 2. तो इस वैल्यू a प्लस 1, क्योंकि इसका आर्गुमेंट, इसका वैल्यू 1, तो किसी ने भी कहा भाई मुझे आंसर क्या कहा था? a प्लस 2। मैं इंटरेस्टेड एक्चुअली मैं राइट हैंड साइड में हूं, क्योंकि ये वाला चीज तो मैंने इससे पहले भी कराया था, ऐसा वाला सम आज एक बार भी नहीं करवाया। लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, मैं राइट हैंड लिमिट में आ रहा हूं। f ऑफ 0 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, पुटअप करो, 0 by 0 आता है, दिमाग में आता है सर रैशनलाइज कर दीजिए, और स्टार मार्क इसीलिए क्योंकि रैशनलाइज अभी करते रहोगे तो करते रहोगे। रैशनलाइज से पहले कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो, इस चीज को याद रखो। हाँ, रैशनलाइजेशन से पहले तुम्हें कॉमन फैक्टर कैंसिल करना होगा। ध्यान से देखो, ऊपर एक रूट एक्स कॉमन आएगा, क्योंकि x 0 प्लस है तो रूट एक्स वेल डिफाइन होगा, और ये रूट ओवर ऑफ 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा b x रूट एक्स, क्योंकि x की पावर 3/2 को तुम ये लिख सकते हो। अगर मैं रूट एक्स को कैंसिल कर दूं, कहीं भी डाउट है तो मुझे पूछोगे रे, क्योंकि बड़ा मोनोटोनस टाइप का टॉपिक हो चुका है अब। हाँ, इंटरेस्टिंग आएगा, घबराओ मत, मगर मुझे पहले एक बार ये चीज तुम लोग का मजबूत करना है। तो ऐसा होने से क्या करोगे? हाँ, 0 by 0, इसका एक ही तरीका है कि जो रैशनल इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर क्या बनेगा? 1 plus bx minus. तो डायरेक्टली bx लिख दूं? Yes. रैशनलाइजेशन से ये कैंसिल, तो हेंस 0 प्लस डालोगे तो 1 by रूट ओवर ऑफ, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ, रूट के अंदर क्या आएगा तब? ये 1 plus 0 इज इक्वल टू कितना? 1/2। सम लिखने का टाइम दिया नहीं था, तो इसलिए f ऑफ 0 माइनस हम लोगों ने ऊपर निकाला था, a प्लस 2 आया था, f ऑफ 0 1/2 आया, और f ऑफ 0 का वैल्यू c है, और कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा? f ऑफ 0 इज सेम एज f ऑफ 0 माइनस इज सेम एज f ऑफ 0 प्लस। तो f ऑफ 0 c है, f ऑफ 0 माइनस a प्लस 2 है, इसका वैल्यू हाफ है। तो हेंस क्या है c का वैल्यू? हाफ। a का वैल्यू 1/2 माइनस, तो b आया नहीं। अब b नहीं आया तो इसका मतलब, अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि b इंटू 1 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू निकालो, तो तुम b कैंसिल करके 1 इज इक्वल टू 1 बोल सकते हो। तो b का क्या वैल्यू आया? b तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, मगर एक प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर, इसलिए क्या नहीं हो सकता है? तो सेम तरीके से इस सम में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो b कहाँ पे? भले b कैंसिल हो है, मतलब इसीलिए ये सब चीज याद रखो। जैसे तुमने इस स्टेप में कैंसिल किया, जैसे इस स्टेप पे तुमने कैंसिल किया, x तो 0 नहीं है, मगर तुम b को भी कैंसिल कर रहे हो, तो b नॉट इक्वल टू 0 इंपॉर्टेंट है। तो b एक चीज नहीं हो सकता है, b सब कुछ हो सकता है, केवल 0 नहीं हो सकता है। तो ये इसका आंसर होगा। काफी लंबा सम है, काफी लंबा टाइम भी दूंगा लिखने के लिए। ये स्टेप लिखने के लिए मैं तुम्हें 45 सेकंड्स दे रहा हूँ। सम भी लिखना होगा क्या? 1 मिनट ही दे रहा हूँ, तुम भी बोलोगे सब 15 सेकंड का आप बात करते हो।
आगे चलूं? Yes, sir. नीचे वाले के लिए भी दे देता हूं, एक मिनट, 1.5 मिनट। आगे चलूं? Yes, sir. यस सर। चल, देखो, अगर एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल तब एफ ऑफ एक्स वहीं पे डिसकंटीन्यूअस होगा व्हेन डिनोमिनेटर 0 होता है। जिस जिस पॉइंट में डिनोमिनेटर 0 होता है फंक्शन में तुम्हें हाथ उठाना ही पड़ेगा। जैसे 1 मार्क्स के सम में आ सकता है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब तुमसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने बोलूंगा तो रिड्यूस मत कर देना। हाँ, ओरिजिनल इक्वेशन के ऊपर निकलता है, ओरिजिनल इक्वेशन पे निकलता है। हाँ, रिड्यूस इक्वेशन पे नहीं। तो डिनोमिनेटर कब 0 हो सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 तब 0 होगा जब एक्स का वैल्यू 2 आएगा। क्या Yes, sir. तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू क्या? प्लस माइनस। ट्रिग्नोमेट्री में भी वही चलता है। अगर मैं तुमसे पूछूं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 10x है और x अगर अभी r में मैं पूछ रहा हूं तो 10x को क्या लिख सकते हो? sin x बाय cos x। और cos x कब 0 होता है? अब ये याद रखना होगा, ये पाई बाय 2 के n पाई प्लस पाई बाय 2 ताकि पाई बाय 2 रहे। तो ये इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा सा ओपन कर देंगे।
आगे चलूं? चलो वैसे अब और एक फंक्शन, कुछ फंक्शन का डिस्कंटिन्यूटी देखो ना। जैसे अगर तुम एफ ऑफ एक्स को बॉक्स एक्स देते हो तो बॉक्स एक्स को जब ग्राफ बनाते थे तो क्या था, 0 से 1 तक 0 था, फिर 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक। तो कहाँ पे हाथ कहाँ पे उठाना पड़ा? तो ग्रेटेस्ट ऐसा आर्गुमेंट क्या वो देखना है, बॉक्स एक्स का आर्गुमेंट एक्स है, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू क्या, n, where n belongs to integer, मतलब इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट्स में ये डिसकंटिन्यूअस होगा। एग्जाम में दिखाने के लिए आ सकता है कि प्रूफ दैट f of x is equal to box x is discontinuous at x equal to 5 सपोज। बॉक्स एक्स का वैल्यू तो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया गया, f of 5 माइनस क्या होगा, तब बोलो x थोड़ा सा छोटा 5 से, बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, 5 से थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहता था तो उसका बॉक्स क्या होता था, 4, और 5 प्लस का बॉक्स क्या होगा, 5 से थोड़ा सा बड़ा बॉक्स क्या होगा, 5 नहीं होगा, यहाँ का बॉक्स, यहाँ का बॉक्स 5 प्लस 5 क्या होगा, बॉक्स। 5। समझ में आ रहा है? जस्ट इंटीजर जो उससे छोटा होता है 5, क्या दोनों सेम है? तो हेंस क्या बोलोगे, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन इज, मैंने इसे दो तरीके से बताया, एक थ्योरेटिकली कैसे बोलोगे, एक ग्राफिकली तुम देख रहे हो कि हाथ कहाँ पे उठ रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे। Yes, sir. There are some results. Y is equal to f of x. Suppose these are, if these are continuous functions, then y equal to f of x plus g of x, y is equal to f of x minus g of x, y is equal to f of x into g of x, y is equal to f of g of x. Composition, these are all continuous function. ये सब continuous होंगे। तो एनसीईआरटी में कभी कभी ये दिया हुआ है कि प्रूव दैट f of x is equal to mod sin x is a continuous function। तो यहाँ पे दिखाना नहीं है रे कुछ, ठीक है। प्रूव दैट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सॉल्यूशन। बस तुम्हें देखना है कि क्या ये किसी दो फंक्शन का कंपोजिशन है। यस सर। जरा ध्यान से वो ऑब्जर्व करना होगा।
कि अगर मैं g ऑफ x को sin x ले लूं तो मुझे इसका मॉड चाहिए, इसलिए h ऑफ x को मॉड x ले लेता हूं। दोनों में ही डिनोमिनेटर नहीं है, मॉड x चाहिए तो इसका ग्राफ देख लो, हाथ नहीं उठाया मेरा। जो these two are, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो h ऑफ g ऑफ x भी क्या होगा? h ऑफ g ऑफ x क्या होगा? Continuous. अगर h ऑफ x मॉड है g ऑफ x sin x है तो h ऑफ g ऑफ x क्या था? मॉड Mod sin of x sin इज x. आल्सो क्या? इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो एनसीईआरटी के जो लास्ट टाइम में सम्स दिए हुए हैं वो इस टाइप से करते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? तो थोड़ा Yes, sir. थोड़ा सा हाँ सर हो गया। चलो आगे चलो। नॉन जीरो पॉइंट में ये कैसे निकालते थे? सपोज मैं पूछता हूं x टेंडिंग टू cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस ट्वाइस x, क्या तरीका है? ऐसे में हर समय जब भी x a की ओर जाता है और a अगर जीरो नहीं था तो तुम एक सब्स्टिट्यूट करते थे, क्या? x minus लेट थीटा इज इक्वल टू a माइनस x, या x माइनस a, हर समय a माइनस x ही लो, बेटर है। तो अगर x टेंडिंग टू a होगा तो थीटा किसकी ओर जाएगा? 0 और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे क्योंकि x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है तो थीटा क्या लूंगा? pi by 2 minus x तो अगर x पाई बाय 2 की ओर जाएगा तो थीटा किसकी ओर जाएगा? 0. 0 तब ये लिमिट कैसा दिखेगा? इस लिमिट में सब कुछ अगर चेंज कर दूं तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, cos x सबको थीटा के टर्म में चेंज कर दो तो थीटा टेंडिंग टू 0। तो अब x के बदले क्या लिख सकते हो? पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो cos ऑफ क्या? पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय पाई माइनस 2, x के बदले क्या? pi by 2 minus तो अगर अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर साइन थीटा और नीचे ट्वाइस थीटा। मगर क्या इसका कुछ वैल्यू था? 1 1. तो 1/2 आंसर। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर थोड़ा आगे चलो। सर पे लिमिट चेंज करना पड़ता है ना? हाँ, लिमिट हर समय चेंज कर रहा हूं। मतलब जब भी लिमिट x टेंडिंग टू तुम्हारा मेन मकसद होता है जो x टेंडिंग टू है उसे थीटा टेंडिंग टू 0 बनाओ। आया समझ में? यस सर। आगे चलूं? Yes, sir. f ऑफ x का वैल्यू दिया है 1 माइनस साइन क्यूब x बाय 3 cos स्क्वायर x अगर x लेस देन पाई बाय 2। a
अगर x का वैल्यू पाई बाय 2, b टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर, अगर x पाई बाय 2 से बड़ा है, इज कह रहा है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड a एंड b। सम लिख लोगे? 15 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज के क्लास में कुछ बंदे लोग पहले क्लास कर चुके हैं, मैं ऑल प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर ये कोई क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है सर, क्या कर रहा है? हाँ सर, तो गाना कुछ का भी lyrics टेक्स्ट कर रहा है सर तब से। मैं देख ही नहीं रहा हूँ, रुक जा। क्या हो रहा है? क्या सर क्या डायरेक्ट होता है? मैसेज भी दे रहा है सर। सर मतलब गाना का ऐसे लिरिक्स lyrics भेज लिख रहा है रहा है सर चैट पे। चैट में? तो मुझे पर्सनल हाँ उसका सर। नाम क्या है उसका? बिली आइलिश। सर बिली आइलिश वो अभी है नहीं। सर, निकल गया शायद, वो सर बीच बीच मुझे में आता रहता है सर। सर डायरेक्ट मैसेज भी देता है। सर मुझे मैसेज भी कर रहा है। ठीक, बड़ा प्रॉब्लम है ये इस साल नया चीज शुरू हुआ है, जानते हो? इस साल और एक उसमें हो रहा था, वो लिरिक्स आके लिरिक्स का गाना दे रहा था। इस ऐसे होने से तो फिर वही करना होगा, तुम लोग का क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी सर आप रखना वो होगा। रेस्ट्रिक्शन रख सकते हैं सर। हाँ, मतलब मैं जब इन करने बोलूंगा तो मुझे को वही करना ही होगा, वैसा होने से नेक्स्ट टाइम से तो वही करेंगे। हाँ, तो ये सेकंड हुआ ये प्रॉब्लम, इससे पहले भी ये प्रॉब्लम मुझे मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। चलो, हाँ ये बिल आइलैश, हाँ वही आज पगला है। फोन नंबर नहीं निकाल सकता है ना, वरना हाँ चलो दिखाता, वरना उसे भी चलो सॉल्यूशन। कोई अपने बैच का ही होगा, क्योंकि उसे ये पता कैसे चला। चलो, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स लेस देन पाई बाय 2। चलो ठीक, आज के लिए तो चलो हो ही जाता है लास्ट समय, एक्स लेस देन पाई बाय 2। चलो क्या करेंगे तब? अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में जाऊं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस क्या होगा? कौन सा लेगा? ऊपर वाला लेगा? यस सर। यस सर। क्या करूं? सर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस। हाँ वो सही है, आंसर आ जाएगा, मगर डायरेक्ट कैंसिल भी तो हो रहा है। हो रहा है नहीं? मैं इसलिए मैंने तुमसे पूछा था यस सर। नहीं। हाँ मैं इसलिए पूछा हूँ, ठीक है, यस सर। मैं ताकि वो गलती करो तुम लोग, ताकि ठीक है तुम्हारे दिमाग में वो चीज आए। अब वो नहीं भूलोगे ये चीज, अब हो सकता है 1 माइनस साइन एक्स और क्या बोलो 1 प्लस 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हो ना, तो क्या फायदा हुआ? ये और ये आपस में क्या हुआ? अब Yes, पाई sir. बाय 2 में साइन का वैल्यू तो 1 था, इसलिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या है आंसर? 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 3 इंटू कितना 1 प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1 बाय 1 बाय 2। तो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट So एक्स b टेंडिंग into टू 1 minus sin x। पाई बाय 2 प्लस, तो वो क्या है? हाँ इसमें मगर कैंसिल नहीं हो रहा है रे, ध्यान से देखो, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तब इसमें फिर वही करना होगा, पाई माइनस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लोगे? लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स थीटा, मतलब पाई माइनस ट्वाइस एक्स थीटा, मतलब एक्स का वैल्यू थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसका मतलब अगर एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 है तो थीटा टेंडिंग टू 0 है। ये रफ नहीं है, मैं साइड में बस लिख रहा हूँ। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बी 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय पाई माइनस पाई ट्वाइस एक्स माइनस का ट्वाइस मतलब एक्स इक्वल टू ट्वाइस थीटा होगा क्या? हाँ ट्वाइस थीटा, तो ये ट्वाइस थीटा का होल स्क्वायर। क्या फायदा? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 4 थीटा 4 थीटा स्क्वायर। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बी
1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये हम लोग का क्या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है ये सब sin आदमी लोग square तो। theta by 2 जूही चावला का केस चल रहा था, कोई जाके उसमें जूही चावला के गाना गाने लगा था सुप्रीम कोर्ट में। 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर theta by थीटा 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना 4 theta square थीटा स्क्वायर। तो क्या कॉमन निकाल लूं? b बाय 2 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, क्या रह गया? ध्यान से देखो, हाँ, साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, आर्गुमेंट थीटा बाय 2 आया समझ में? इसका वैल्यू Yes, 1 sir. नहीं होगा, आर्गुमेंट थीटा बाय 2 है, इसलिए ये कितना हो जाएगा? b बाय 2 इंटू b by कितना 2 1 बाय 2 का होल 1 by 2 स्क्वायर whole इक्वल टू square. कितना? b बाय 2 या 4 2 क्या? by 8 तो मुझे राइट हैंड लिमिट मिल गया, मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, मुझे एफ ऑफ आगे निकाल सकते हो, एफ ऑफ 0 भी मिल गया। तो हेंस क्या करोगे? एफ ऑफ पाई बाय 2, तो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस इज सेम एज एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस इज सेम एज क्या? एफ ऑफ 0। तीनों वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। ज्यादा होने से हाँ तुम लोग मुझे बोलोगे, हाँ, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई कोई थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी होता है, हाँ, तो वो पर्सनल चैट में बेकार की चीजें भी लिखता है। तो तुम्हारे पास क्या है कि वैसा होने से हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हाँ। तब एक को होस्ट को बिठाना होगा, अपने मैं बिठा दूंगा, अपने मिसेस को बिठा दूंगा, वो एंट्री करवाती रहेगी फिर सबको। क्लास करते हैं। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम है, कोई बाहर निकल जाने से प्रॉब्लम, फिर अंदर आते वक्त मुझे, फिर तुम लोगों को हो सकता है कि मुझे फोन करना पड़े, हाँ, अगर गलती से बाहर निकल जाए। मेरा ऐप में भी एक ऑनलाइन है, मगर मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, वो मेरा जो ऐप है। और फिर ऐप वाले में एक प्रॉब्लम है, तुम कोई डेस्कटॉप में कोई बंदा देख रहा है, वो नहीं देख पा रहा, तो इसी को थोड़ा वो कर लेंगे हम लोग, तो अच्छा है। आगे लिख लिया, सिक्योर कर देंगे। सर हाँ बोल दे जा। सर मैं आपको टीबीएस देना भूल गया था, अभी भेज दिया आपको। हाँ ठीक है, अरे मैं फिर से कह रहा हूँ, भूलना स्वाभाविक है आदमी का। मैं तुम्हें वही देखना है रे कि जानबूझ के सबमिट नहीं किया या भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सर भी नहीं किया था, मतलब पीडीएफ बनाना भूल गया, इसलिए अभी भेज दिया। उससे कोई पंगा नहीं है। मैं समझ में आया उससे मेरा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो उनके लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है कौन बंदे के लिए बोल रहा हूँ, जो सबमिट ही नहीं कर रहे हैं, जो घर में पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये भी तो कोई बंदा ही होगा ना जो आके अभी चैटिंग कर रहा था, ठीक है, अभी वो ये काम कर रहा है, सही है, मगर कल उसे प्रॉब्लम होगा ना कहीं, और उसे हो या नहीं हो, मुझे तो प्रॉब्लम है ना, हाँ, ठीक है। मेरे स्टूडेंट तो पढ़ नहीं रहे हो, मुझे तो प्रॉब्लम है, हाँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट तो पढ़ना पड़ेगा, मैं ये चाहता हूँ। मैं अगर मेहनत करता हूँ तो मुझे चाहता हूँ कि हाँ मेरा स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट दे मुझे, हाँ। आगे चलूं मैं? चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आज मैंने कॉन्टिन्यूटी बोर्ड लेवल करवा दिया है, हाँ, कॉन्टिन्यूटी बोर्ड लेवल। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आज टीबीएस भेजूंगा, आज केवल कॉन्टिन्यूटी का सम भेजूंगा टीबीएस में, हाँ, इनवर्स का सम हो सकता है 1 या 2 मिले, बस कॉन्टिन्यूटी का सम भेजूंगा बोर्ड लेवल का। नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ रहा हूँ, डाउट्स है तो पूछोगे, हाँ, या मुझे भेज भी देना, मैं जानता हूँ मैं डाउट सबको नहीं सॉल्यूशन भेज पाता हूँ, मगर तब भी मुझे भेज देना, ये एक मेरा बुरा हैबिट है, मगर टाइम भी नहीं मिलता है। तुम देखते हो कि रात के 2-3 बजे तक मैं तुम लोगों को कई बार असाइनमेंट सीट भेजता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता मुझे एक्चुअली, तब स्टिल ठीक है। तो चलो, किसी को डाउट्स है कहीं एक्स्ट्रा? सर मैंने आपको एक भेजा था सर। जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम से अगर क्लास में डिस्टरबेंस होगा तो मुझे बोलोगे। ओके सर।
लिखा हुआ है